हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो नॉलेज विद आर्यन में। तो जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किससे रिलेटेड होने वाली है। और जैसे कि आप लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट पर, जो चैनल का कम्युनिटी पोस्ट होती है, उस पर आप लोगों ने वोटिंग भी किया था कि आपको ऐसे ऐसे जीडी से रिलेटेड एक वीडियो चाहिए। तो स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में, जो कि एसएससी जीडी से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें आज हम जानेंगे कि एसएससी जीडी का मतलब क्या होता है या एसएससी जीडी है क्या चीज़, और इसकी फुल फॉर्म और इसकी पूरी जानकारी A to Z जो भी जानकारी है आज आपको पूरी इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे या फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एसएससी जीडी में होता क्या है। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा उसका। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और उसको ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। ठीक है, आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फिर। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएससी जीडी का जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कांस्टेबल पद के लिए आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है, जिसके अंतर्गत विभिन्न जो विभाग होते हैं, जैसे कि BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, राइफलमैन इन असम राइफल, NIA, SSF, इन सभी पर जीडी एसएससी जीडी भर्ती का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से आपको देश की सेवा करने का अवसर मिलता है। अगर आप एसएससी जीडी में शामिल होना चाहते हैं तो आपको इससे जुड़ी सभी जानकारी होना आवश्यक है। इस वीडियो में हम आपको एसएससी जीडी क्या होता है, जीडी की फुल फॉर्म से जुड़े सभी सवाल का जवाब देंगे। भारत में सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल भर्ती का आयोजन एसएससी द्वारा किया जाता है, जिसके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें 3 चरण होते हैं, यानी कि इसके भी 3 स्टेप होते हैं। जो उम्मीदवार सभी चरण में पास हो जाता है उसे कांस्टेबल पद में शामिल किया जाता है। ऐसे कई विद्यार्थी होते हैं जिन्होंने इस परीक्षा के बारे में सुना होता है, परंतु उनके पास इसकी पूरी जानकारी नहीं होती है, कि जिससे वह आवेदन करने में सफल नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप नए हैं इस वीडियो पे या आप पहली बार सुन रहे हैं या आपको पूरी जानकारी नहीं है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको पूरी नॉलेज हो सके कि एसएससी जीडी होती क्या चीज़ है। तो जैसे कि एसएससी जीडी का फुल फॉर्म, जो कि बहुत ही सिंपल होता है, कि एसएससी जीडी की फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी। हिंदी में इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो हिंदी में भी यही होता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी। वैसे तो सामान्य रूप से इसे लोग एसएससी जीडी के नाम से ही जानते हैं, लेकिन अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो कोई कहता है कि नहीं, जीडी का मतलब ग्रुप डिस्कशन होता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ये जनरल ड्यूटी में आता है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एसएससी जीडी क्या है और व्हाट इज एसएससी जीडी। एसएससी जीडी भारत में संपूर्ण होने वाली सरकारी परीक्षा है। मतलब ये ऑल इंडिया में होती है और एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, जिसके द्वारा एसएससी विभिन्न पदों पर जैसे कि CRPF, ITBP और अन्य पदों पर जो कांस्टेबल की भर्ती होती है वो एसएससी जीडी के द्वारा ही कराई जाती है, जिसके लिए कम से कम आपने हाई स्कूल पास किया हो, यानी कि आपकी 10th क्लास आपकी पास हो चुकी हो, और वे तो आप इसमें एसएससी जीडी में आवेदन कर सकते हैं, आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। आज के समय में सरकारी नौकरी हर कोई पाना चाहता है, जिस वजह से उम्मीदवार एसएससी जीडी परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में आवेदन करते हैं। तो कुछ लोग समाज में इज्जत पाने और देश की सेवा करने के लिए इसमें शामिल होना चाहते हैं। अगर आप भी इस कांस्टेबल परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आप एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जैसे कि मैं अभी करंट की सिचुएशन बताऊं, जो कि 2022 नवंबर की अगर मैं बात करूं, तो इस समय एसएससी जीडी के जो फॉर्म है वो भी निकले हुए हैं। और जो उनमें पहले जो फॉर्म, यानी कि कुछ टाइम पहले जो फॉर्म एक्टिव हुआ था वो, तो उस समय उसमें वैकेंसी कम थी, लेकिन अभी फिर से वो उसको अपडेट कर दिया गया है और अब उसमें वैकेंसीज बढ़ा दी गई हैं। अब बहुत ज़्यादा वैकेंसी हो गई हैं। अगर आपने अभी तक वो फॉर्म नहीं डाला है तो आप फॉर्म डाल दीजिएगा, जिससे कि आप गवर्नमेंट जॉब आप पा सकें। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि इसमें पोस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो पोस्ट हैं, एसएससी जीडी परीक्षा के सभी चरणों में उत्तीर्ण करने वाले सभी उम्मीदवारों
उनके द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर पदों को शामिल किया जाता है। आप इसकी विस्तृत जानकारी देखना चाहते हो तो ये लिखी हुई है, क्योंकि जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें ABCDEFGH के हिसाब से उसमें मांगा जाता है। तो ये सीक्वेंस वाइज लिखे होते हैं, यानी कि आपको खुद ही देखना होगा कि कौन से पोस्ट पे कौन सा आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भरना होता है कि हाँ सबसे पहले आपको किस में चाहिए कि हाँ मुझे इसमें जॉब लगानी है, तो सबसे पहला ऑप्शन अपना वही रखिए। तो इस तरीके से ये 8 पोस्ट होती हैं। तो जब फॉर्म आए उसको देखिएगा ध्यान से, तब उसके बाद भरिएगा, नहीं तो ऐसे बहुत सारी गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो जैसे कि अब बात आती है कि चलो ठीक है हम ये फॉर्म डाल तो देंगे, लेकिन इसकी सैलरी क्या होती है, क्योंकि सबसे पहला सवाल आज के समय में यही आता है कि किसी भी जॉब में या किसी भी पोस्ट में सैलरी क्या है। तो जैसे कि अगर मैं इन सभी की सैलरी की अगर हम बात करें तो सभी की सैलरी एक समान है, जो कि कम से कम है 21,700 और हाईएस्ट सैलरी है 69,100, यानी कि 69,100। तो ये इनकी जो सैलरी है ये इतनी है, जो कि इतने के बीच में ही रहती है। ये इसलिए रहती है क्योंकि अगर जैसे वो बड़े शहर में पहुंच जाते हैं तो उनकी जो ग्रेड पे होता है वो अलग हो जाता है। अगर छोटी सिटी में है तो उनका ग्रेड पे अलग होता है, तो उस सिटी के अकॉर्डिंग उनका ग्रेड पे या जहाँ पे उनकी पोस्टिंग है उसके अकॉर्डिंग उनका ग्रेड पे उनका चेंज होता रहता है। तो ये मत कहिए कि नहीं मुझे वहाँ पे उतना मिल रहा था यहाँ पे इतना कम मिल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जैसे कि इसमें अब मैं आपको बता दूं, ये तो हुई सैलरी की बात। अब सैलरी के साथ साथ भी इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वो क्या होती है, जैसे कि अगर हम इसमें बात करें तो एक तो मिलता है महंगाई भत्ता, जिसको DA या डियरनेस अलाउंस के नाम से हम जानते हैं, और दूसरा होता है चिकित्सीय भत्ता यानी मेडिकल अलाउंस, और दूसरा होता है हाउस रेंट अलाउंस जिसको HRA बोलते हैं, और परिवहन भत्ता यानी कि ट्रैवल अलाउंस यानी कि TA, और अन्य महत्वपूर्ण भत्ते भी मिलते हैं जो कि आप जब उसमें अप्लाई करोगे, जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन ये 4 मेन होते हैं जो आपको मिलते ही मिलते हैं, और भी उनके कुछ अलग से होते हैं। जैसे अगर आप इसमें गए हैं तो आपको कैंटीन का भी कार्ड मिलता है, आपको CSD का भी कार्ड मिलता है। तो इससे क्या होता है कि आपको जो बाज़ार में या मार्केट में कोई चीज़ मिल रही है तो वहाँ से आप सस्ते में आपको मिल जाती है, तो ये भी आपको एक कार्ड मिलता है। अब इसमें बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम को, जो GD कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है, वो कौन लोग दे सकते हैं। तो वह उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी को पाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, वह सभी SSC GD कांस्टेबल एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन करने हेतु शैक्षिक योग्यता भी कम है, और हर साल कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो हाई स्कूल उत्तीर्ण करने के पश्चात सरकारी नौकरी की तलाश करते हैं। यानी कि जैसे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हाई स्कूल पास कर लेते हैं, फिर उसके बाद हाई स्कूल पास कर ली और साथ ही साथ उनकी एज 18+ हो गई है, तो वो नौकरी ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये, वो भी गवर्नमेंट अगर ढूंढना चाहते हैं तो ये उनके लिए बेटर ऑप्शन है कि वो इसका फॉर्म डालें, तो उनकी जो सपना है उनका, वो उसको अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम इसके लिए अप्लाई की बात करें कि एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि ये जो SSC GD कांस्टेबल के जो फॉर्म निकलते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, और इसको ऑनलाइन ही भरा जाता है, ऑनलाइन ही इसको फिल किया जाता है। और अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, जिसको ssc.nic.in के नाम से आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट उसी मेन वेबसाइट पे पहुँचेंगे। तो जब आप उस वेबसाइट पे पहुँचे तो आपको जो भी जानकारी पूछी गई है आप उसको फिल कर दीजिएगा, और जो भी जानकारी है एकदम सही फिल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको गलत करेंगे या सही से फिल नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्म आपने फिल किया है वो आपका रद्द कर दिया जाएगा, और वो आप ही की गलती मानी जाएगी, उनकी तरफ से कोई गलती नहीं होती है वो। तो इसलिए अगर आप फॉर्म भरें तो ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा कि हाँ आप उसको सही से फिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और SSC ने काफ़ी टाइम पहले से एक चीज़ बहुत अच्छा कर दिया है कि वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए उन्होंने एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर बना दिया है। आप जब पहली बार अगर आप SSC का फॉर्म फिल करते हैं तो पहली बार आपका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है फिर आप जब भी उस वेबसाइट को खोलेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे, तो फिर आप किसी भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं
तो फिर आपको बस वहाँ पे अप्लाई करना है, थोड़ी सी एक आध दो जानकारी मांगेगा और आपका 2 मिनट में आपका फॉर्म फिल हो जाता है। ये फॉर्म को जल्दी फिल करने का एसएससी की तरफ से एक तरीका है जो कि काफ़ी अच्छा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है ये। आप लोग भी फिल कीजिएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो जब आपका ये फॉर्म फिल हो जाए पूरा तो उसके बाद आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जैसे कि अगर आप कोई ध्यान भूल जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो कम से कम आपको जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका आपको सामना ना करना पड़े। तो प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लीजिएगा। अब इसके लिए बात करते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी होती है, जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो फ़ीस है वो कितनी होती है। तो जनरल कैटेगरी का अगर हम बात करें तो उनके लिए फ़ीस होती है वो होती है 100 रुपये। और अगर हम फीमेल और एससी एसटी और ओबीसी की बात करें और जो विकलांग, शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, उनके लिए फ्री है, ये निःशुल्क है। अब अगर हम जीडी कांस्टेबल में क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन कोई ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए होती है, बस बहुत ही छोटी सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। लेकिन वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप जो भी आवेदन कर रहा है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा केवल 25 साल तक ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। बस कुछ जैसे कि कुछ कैटेगरीज होती हैं उनमें इस चीज़ को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है, यानी कि 25 और 3 28, वो 28 साल तक डाल सकते हैं ओबीसी वाले। और अगर एससी एसटी की बात करें तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है, यानी कि 25 और 5 30, यानी कि एससी एसटी वाले 30 साल तक फॉर्म वो फिल कर सकते हैं। और अगर विकलांग हैं शारीरिक रूप से, तो उनके लिए 10 साल की छूट दे रखी है, यानी कि वो 35 साल तक वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, यानी कि जो आपकी जो एजुकेशन मांगी गई है, वो बहुत ही कम मांगी गई है, यानी कि आपको कम से कम आपकी हाई स्कूल पास होनी चाहिए, यानी कि आप 10th पास आप होने ही चाहिए। तो आप इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हो। अब इसके हम सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसके सिलेबस टीयर 1 में जो सिलेबस होता है जो कि बहुत सिंपल है, इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आती है सबसे पहला, और दूसरा आता है एलिमेंट्री मैथ्स, तीसरा आता है जनरल अवेयरनेस, और फोर्थ है इंग्लिश या इंग्लिश लैंग्वेज प्लस और कॉम्प्रिहेंशन। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसमें हिंदी नहीं आती है, इसमें केवल इंग्लिश ही आती है, क्योंकि हिंदी का एसएससी में कोई काम है नहीं है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी हो, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल या एसएससी सीजीएल की वीडियो देखी होगी, तो आपने उसमें देखा होगा कि मैंने बताया था कि एसएससी जो एग्ज़ाम कराती है वो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम कराती है, और उन सभी में 4 भाग होते हैं। तो उन चारों भागों में जो 25-25 क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं जिसको आपको सॉल्व कर, उसमें से आपको एक सही विकल्प को आपको ढूंढना है। और इसमें टीयर 1 में आपके पास केवल 90 मिनट का समय होगा, और ये होता है उसका पैटर्न। आप देख लीजिए, जैसे इसमें वीडियो में दिखाया जा रहा है कि चारों में 25-25 क्वेश्चंस आते हैं, और 25 ही एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस तरीके से 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हो जाते हैं, और टोटल टाइम आपको मिलता है 90 मिनट का। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम पेपर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें पास उन्हीं को रखा जाता है जो सीबीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। और फिर इसके बाद उसमें हाइट, वेट और मेंटल हेल्थ और रेस को चेक किया जाता है कि आप इसको पास करने की योग्यता रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और क्योंकि ये सीधी सी बात है, आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये चीज़ तो वो बहुत ज़रूरी होती है कि चेक करेंगे ही वो। अब बात आती है कि जो फॉर्म वगैरह हमने फिल कर दिया, अब इसकी हम तैयारी कैसे करें। तो तैयारी के लिए बहुत ही कुछ साधारण से टिप्स इसमें दे देता हूँ मैं। जैसे कि है कि एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले उसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आपको वो चीज़ पता नहीं है तो आप कैसे क्या तैयारी करोगे। तो सीधी सी बात है, आपको सबसे पहले सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए, और परीक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए
एक पढ़ाई का टाइम टेबल तैयार करें और पढ़ने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे बुक्स या ई बुक्स आदि को कलेक्ट करें। पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाने से आपको यह पता चलेगा कि आप प्रत्येक विषय में कितना समय लगाना है। यानी कि आप एक टाइम टेबल बना दीजिए, उससे क्या होगा कि आप उसमें प्रॉपर टाइम दे पाएंगे। और जैसे कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को देखें और परीक्षा से जुड़े कई प्रश्नों के टाइप को समझें। और यह क्या होता है कि जैसे कि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो उससे ये होता है कि आप उसके जो पेपर को जो पेपर आता है उसका तरीका आप समझ जाएंगे कि हाँ पहले किस तरीके का पेपर आया था, फिर उससे पहले कैसा आया था। तो आपको एक नॉलेज हो जाती है कि हाँ अब इस तरीके का आ सकता है, या फिर आप उसकी प्रैक्टिस करके ही आप अपनी जो स्पीड है वो आप बढ़ा सकते हो। अब परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए आप फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट को भी हल कर सकते हैं। नियमित रूप से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने से आप अधिक से अधिक आत्मविश्वास बढ़ेगा आप में, और आप जब एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आप बहुत ही जल्दी उसको आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करके आए हैं। वहीं क्या होता है कि जब वहाँ एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमें ये कितनी देर में करना है। और यदि आपको लग रहा है कि आप खुद से जीडी की परीक्षा की तैयारी करने में सक्षम नहीं है, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आप इसकी तैयारी खुद से नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप यूट्यूब के किसी चैनल पर सर्च कर लीजिए, यूट्यूब से इसके लिए तैयारी कर लीजिए, या फिर आप अपने आसपास कोई कोचिंग सेंटर हो वहाँ से भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी बुक्स के बारे में। तो जैसे कि बुक्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि बुक्स को जब हम लेने जाते हैं किसी भी शॉप पर, तो उनको ढूंढना या बुक्स को कौन सी बुक हमारे लिए सही रहेगी इसका चयन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सीधी सी बात है, आप वहाँ पे जाएं, आपको अपनी लेवल के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से आपको क्या लगता है कि हाँ कौन सी बुक आपके लिए सही रहेगी, आप उसी बुक को चूज़ कीजिएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपको वो बुक अगर आपको समझ में आ रही है तो आप फिर उस चीज़ को कर लोगे। अगर आपको ही समझ में नहीं आ रही तो फिर आप उसमें क्या पढ़ोगे, क्या समझ में आएगा आपको। तो इसीलिए आप वही बुक लें जो आपको समझ में आ रही है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कुछ बुक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, उनके नेम मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं बुक के बारे में बात करूँ, रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग के लिए आप ले सकते हैं RS अग्रवाल की बुक आप ले सकते हैं, जो कि वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। और दूसरा, आप प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर लीजिएगा जो कि राकेश यादव के होते हैं रीजनिंग के। और प्रीवियस ईयर के पेपर आप सारे सब्जेक्ट्स के लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जितना प्रीवियस ईयर के पेपर आप सॉल्व करेंगे उतना ही ईजी रहेगा आपके लिए। अब अगर मैं बात करूं कि मैथ्स की कौन सी बुक लें, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो राकेश यादव बुक है वो बहुत ही इजी और सिंपल बुक होती है, उसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो आप इसी की ही बुक लें जिसमें अरिथमेटिक और एडवांस मैथ आती है। तो आप ये बुक लें, ये बुक आपके लिए ये बेसिक लेवल से होती है, कहने को और भी आती हैं बुक, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। ये आपकी लेवल के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। या फिर आप एक राकेश यादव की भी बुक आती है और भी कई सारी बुक्स आती हैं, आप वो भी ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जनरल अवेयरनेस के लिए कौन सी बुक लें, तो आप लूसेंट ले सकते हैं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों। और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो उसमें आप वर्ल्ड पावर मेड बाय इजी बुक, या फिर ब्लैक बुक फॉर इंग्लिश वोकेबलरी, या SP बख्शी बुक की बुक आप ले सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं AK सिंह के, जो कि MB पब्लिकेशंस के होते हैं। अब ये इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब कुल मिला के मेन चीज़ यही है कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं। बुक्स आप कितनी भी ले लें, प्रीवियस ईयर के पेपर जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप उस एग्ज़ाम को और उसके क्वेश्चन करने के तरीके को आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर लें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा और हेल्पफुल भी रहेंगे। अब आते हैं कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो क्या क्या हैं, कि SSC GD कांस्टेबल में कौन सी पोस्ट्स होती हैं। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, इसमें BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, NIA, SSF और राइफलमैन की पोस्ट होती है। और SSC GD एग्ज़ाम में बैठने के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, तो SSC GD कांस्टेबल एग्ज़ाम में बैठने के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी हाई स्कूल
पास होनी चाहिए, जो कि मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से होना ही चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी सवाल हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड, आपको सारे सवालों का जवाब आपको बखूबी मिल गया होगा। अगर आपको लगता है कि आपके कोई सवाल हैं या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें अपने सुझाव कमेंट्स में बता सकते हैं, या अगर आप हमें कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि हाँ ये आप और अच्छा कर सकते हैं, तो वो उसका जवाब कॉम्प्लीमेंट में कमेंट कीजिए आप, ताकि उस चीज़ को हम जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश करें और उसका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर अभी तक आपने वीडियो देखी है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिले। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए कि एसएससी जीडी होती क्या है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।